गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं डॉक्टर शेषपाल नामदेव। आज हम लोग शुरू करेंगे प्लांट लेआउट और फैसिलिटी लेआउट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको याद होगा तो शुरू में मैंने प्रोडक्शन सिस्टम के कुछ टाइप्स कवर किए थे, जैसे जॉब शॉप था, बैच था, मास था, कंटिन्यूस था और प्रोजेक्ट था, है ना। तो इन प्रोडक्शन सिस्टम्स को आपने देखा था कि जॉब शॉप है या प्रोजेक्ट है तो इसमें वैरायटी ज़्यादा होती है और वॉल्यूम लो होता है। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, ये मैंने पहले कवर किया है, थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट लेआउट। प्लांट का जो फिजिकल अरेंजमेंट है, चाहे मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो, चाहे डिपार्टमेंट्स हो, वो उस हिरार्की को कवर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में वैरायटी इंक्रीज होती है और वाई एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो अगर हम कंटिन्यूस करें, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम करें या मास प्रोडक्शन करें, वहाँ पे हमारा वॉल्यूम हाई होता है कंपेयर टू जॉब शॉप एंड बैच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट लोकेशन कवर किया था, मैं थोड़ा रिवाइज करूँगा। तो प्लांट लोकेशन में हम लोग सबसे पहले तो कंट्री फाइनल करते हैं कि हमें किस कंट्री में, अगर हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है तो हम अपने इंडिया में करते हैं, अगर इंटरनेशनल या ग्लोबल लोकेशन चूज़ करना है तो ग्लोबल लोकेशन, इंटरनेशनल मार्केटिंग और इन सारे फैक्टर्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रीज़न चूज़ किया था इंडिया में, गुजरात का, है ना। एग्ज़ाम्पल हमें अगर सीमेंट फैक्ट्री लगानी है, जैसे जेपी ने लगाया था, फिर बाद में अल्ट्राटेक ने उसे परचेस कर लिया था, तो उसने गुजरात में जाके लगाया था, सेवाग्राम में, सेवाग्राम सीमेंट में लगाया था। द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप बिजनेस और फैक्ट्री। तो फाइनली वो साइट जिसमें गवर्नमेंट को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जिससे हमें बहुत सारे टैक्स रिबेट मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है कंपनी, जहाँ भी डेवलप करती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो इसके चलते एक रीज़न चूज़ करना जो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो, और सारे फैक्टर्स जो हैं, जो हमने आपको फैक्टर वेटेड मेथड वगैरह बताया था, है ना, उनसे ये चेक करते हैं कैसे होगा, कौन सा लोकेशन बेस्ट होगा। और ये कोई भी लोकेशन फाइनल करने से पहले, जैसे अगर एक्सपोर्ट करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया के बॉर्डर पे है, इसके बाद समुंदर है, तो समुंदर के रास्ते हमारी सीमेंट एक्सपोर्ट हो सकती है। तो एक्सपोर्ट की कंडीशन में बेस्ट लोकेशन है ना। आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी देखना पड़ेगा, अदर स्टेट्स के लिए भी देखना पड़ेगा, विद इन गुजरात के लिए तो बेस्ट है ये लोकेशन। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव साइट्स। तो हम लोग अलग अलग साइट्स जो भी चूज़ कर रहे हैं उसमें से जो बेस्ट है वो चूज़ करते थे। तो प्लांट लोकेशन अपन ने अभी लास्ट लेक्चर में कवर किया था। प्लांट लोकेशन में ही मैंने बताया था लोकेशन ऑफ प्लांट ये फाइनल करते हैं, फिर एक बार प्लांट लोकेशन जब फाइनल हो जाती है तो प्लांट का लेआउट फाइनल करते हैं। लेआउट मीन्स लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर हम एपीएस यूनिवर्सिटी कर लें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्शन हो गया, एक बिल्डिंग हो गई, है ना। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कॉमर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट है, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बना दिया। फिर एक डिपार्टमेंट को और डिटेल्ड पे अगर लेआउट प्लान करें तो उस डिपार्टमेंट का फिजिकल अरेंजमेंट जो होता है, अलग अलग क्लासेस होती हैं, हेड्स का जो रूम होता है ना, वॉशरूम्स, बेसिक एम्यूनिटीज़, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। वाटर सप्लाई हो गया, पावर सप्लाई हो गया, पावर बैकअप हो गया, कंप्यूटर लैब हो गया, है ना, लाइब्रेरी हो गया। तो ये हमारा फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, अगर ये प्लांट के कंसर्न पे करें तो कहलाएगा। वहाँ भी एक लेआउट होता है ना। लेआउट ऐसे प्लान करते हैं। वर्क प्लेस लेआउट में फाइनली जहाँ पे वर्क स्टेशंस होते हैं, जहाँ पे फाइनली टास्क परफॉर्म करना है, तो हमारा लोकेशन ऑफ टूल्स, अगर सर्विस का है तो हमारा टूल्स कहाँ होगा, रॉ मटेरियल्स कैसे मूव करेगा, है ना, रॉ मटेरियल्स का क्या है। तो ये सारी चीज़ें फाइनल करते हैं, ये हमारा
जो टॉपिक है ये प्लांट लेआउट पे कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनली प्लांट लेआउट। जैसा कि आप इमेज पे देख रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा फैक्ट्री है और कहीं पे स्टॉक हो रहा है, कहीं पे रॉ मटेरियल्स आ रहा है, कहीं पे शिपमेंट हो रही है ना। मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस भी आपको दिख रही हैं, कन्वेयर्स वगैरह दिख रहे हैं। तो प्लांट लेआउट मीन्स a technique for the location of machines. Finally you are going to fix plants, machinery, fixtures, human resource, everything related with plant layout. तो लोकेशन ऑफ मशीन्स हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, डिफरेंट टाइप्स की जो क्रेन्स हैं, सपोर्टिंग टूल्स हैं, है ना, चैन पुलीज हैं, जो भी यूज़फुल है उस प्लांट के लिए, मशीन्स हो गई, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये सारी यूटिलिटीज़ हो जाती हैं। एम्प्लॉय वर्क स्टेशंस, अलग अलग वर्क स्टेशंस हैं, है ना, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। कस्टमर सर्विस एरिया, अगर आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो कस्टमर सर्विस एरिया, क्योंकि कस्टमर भी जुड़े होंगे, है ना। जैसे आप रेलवे स्टेशन के लिए लें तो कस्टमर सर्विस एरिया, जहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर्स होते हैं, वो कस्टमर सर्विस एरिया होता है। और मैक्सिमम जो है, जो मे आई हेल्प यू करके होता है, वो कस्टमर सर्विस एरिया होता है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर मिलेगा ये। फिर हमारा रेस्ट रूम्स हो गया, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, अगर वो लंच वगैरह, आफ्टरनून लंच वगैरह लेते हैं तो उस टाइम में रेस्ट रूम भी होना चाहिए। टू ऑब्टेन ग्रेटर पॉसिबल आउटपुट विथ बेटर क्वालिटी एट लोएस्ट पॉसिबल ओवरऑल कॉस्ट। तो हमें जो है बेस्ट आउटपुट चाहिए और सबसे मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट आउटपुट जो मिलेगा, और ये सारी चीज़ें सेट होंगी, वो हमारा प्लांट लेआउट होता है। एक आइडियल डेफिनेशन बोल सकते हैं आप इसे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लांट लेआउट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिससे मैं पॉइंट वाइज कवर करने वाला हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। किसी भी प्लांट लेआउट में ऐसा लेआउट होना चाहिए कि हमें जो बेटर क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो मिले, है ना। आप यहाँ पे याद रखिएगा, कभी भी प्रोडक्शन में क्वालिटी का कभी भी ये मीनिंग नहीं होता है कि एक्सीलेंट या पुअरेस्ट। क्वालिटी का मीनिंग है कि जो भी स्पेसिफिकेशंस है प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी मैन्युफैक्चर होना। क्वालिटी मे बी एक्सीलेंट, मे बी पुअर, बट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, लेबर एंड मशीन। तो जो हमारा लेबर है, ह्यूमन रिसोर्स है, स्पेस है, मशीन है, इसका फुल यूटिलाइजेशन हो तो वो हमारा आइडियल प्लांट लेआउट होगा। मिनिमाइज स्क्रैप एंड वेस्ट। आपको मैंने शुरू में बताया था कि प्रोडक्शन सिस्टम में जो हमारा आउटपुट होता है प्रोडक्शन का, वो दो टाइप का होता है। एक डायरेक्ट आउटपुट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट आउटपुट होता है। तो डायरेक्ट आउटपुट में तो हमारा प्रोडक्शन ही में प्रोडक्ट ही होता है या सर्विसेज होती हैं। और इनडायरेक्ट आउटपुट में हमारा वेस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। तो ये मिनिमाइज करना है, क्योंकि अगर स्क्रैप या वेस्ट ज़्यादा निकलेगा तो हमारा रॉ मटेरियल का लॉस होता है, तो वो मिनिमाइज करना है ना। जैसे अगर हम एक कार को लें तो कार जब वर्क करती है उस टाइम में उसका जो फ्यूल है वो पोल्यूशन के फॉर्म में निकलता है। तो अगर वहीं पे इलेक्ट्रिक कार लें तो वहाँ पे हमारा पोल्यूशन मिनिमाइज हो जाता है, नहीं होता है ना, पोल्यूशन फ्री हो जाता है हमारा इन्वायरमेंट। तो ये हमारे स्क्रैप एंड वेस्ट को मिनिमाइज करना है आपके प्लांट या फैक्ट्री के कंसर्न पे। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्लांट लेआउट फाइनल करने में। मिनिमाइज प्रोडक्शन डिलेज। जो प्रोडक्शन के डिलेज हैं वो लूप होल्स या बॉटलनेक्स या ब्लैक होल्स को रिमूव करके आपको प्रोडक्शन डिलेज, अननेसेसरी मटेरियल हैंडलिंग को भी मिनिमाइज करना है ना। प्रोविज़न फॉर स्पेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। तो किसी भी प्लांट लोकेशन का ये सबसे बड़ा जो प्लांट लोकेशन में लेआउट फाइनल करते हैं तो सबसे बड़ा जो फ्यूचर प्लान होता है वो फ्यूचर हमारा एक्सपेंशन का होता है, क्योंकि फ्यूचर में हमारा मार्केट डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमें फैक्ट्री की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करनी पड़ सकती है। जैसे आप देखते हैं अगर जेपी फैक्ट्री है तो जेपी फैक्ट्री धीरे धीरे आसपास के एरियाज़ को और आउटसोर्स करती है। एनटीपीसी है और आउटसोर्स करती है, मीन्स वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं फ्यूचर में। तो पहले से ऐसा प्लान होना चाहिए कि आपका फ्यूचर में आपको और भी लैंड एक्वायर हो सके
या जिस स्पेस में है वहाँ पे और भी कुछ अगर करना चाहें तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस या कस्टमाइजेशन ईजिली कर सकें। मीन्स एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर में आप अपने प्लांट को और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी चेंजेस, तो ये भी है, अगर प्लांट का रूटीन फिक्स है, हमारा जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सब कुछ प्लान करके चल रहा है, तो हमारा अननेसेसरी चेंजेस ये अवॉइड ही करना है। प्रॉपर प्रोडक्शन कंट्रोल, तो हमारा पीपीसी में हो जाएगा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, है ना। हमारा प्रोडक्शन में एक प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए और जैसा प्लान्ड है वैसा ही एग्जीक्यूट, डिस्पैच और फॉलोअप होना चाहिए, है ना, जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैच करे। मिनिमम वेस्टफुल एफर्ट्स एंड स्पीडिंग ऑफ प्रोडक्शन, तो जो यूजलेस एफर्ट्स है उसको मिनिमाइज करना है और प्रोडक्शन को स्पीडली रन करना है। फ्यूअर एक्सीडेंट्स, क्या एक्सीडेंट्स तो होने ही नहीं चाहिए, है ना, कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कंपनी के वो फॉलो करने होंगे, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होंगे। तो प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेटिंग एरिया, तो हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन, है ना, एयर सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सही हो। मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, तो मैंने शुरू में बताया था आपको कि किसी भी कंपनी में अप्रॉक्स 40 to 60% जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, उसमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है। तो हमें मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट भी मिनिमाइज करनी है। मीन्स मटेरियल मैनेजमेंट वहाँ वेल प्लान्ड होना चाहिए। इजी सुपरविजन होना चाहिए, सुपरविजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड या टफ नहीं होना चाहिए। सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट एंड वर्कर्स, है ना, ये मैंने अभी फ्यूअर एक्सीडेंट्स में ही डिस्कस किया है कि हमें जो इक्विपमेंट है उनमें डैमेज नहीं होनी चाहिए, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते रहना चाहिए और वर्कर्स की सेफ्टी को प्राइम फोकस होना चाहिए कि वर्कर्स की सेफ्टी प्राइम कंसर्न पे उसको रखते हैं, जिससे कि वर्कर्स वहाँ पे वर्क करने के लिए उनका विलिंगनेस अच्छा हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कैटेगरीज ऑफ प्लांट लेआउट। तो हमारे प्लांट लेआउट की कुछ कैटेगरीज हैं, तो उस पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। तो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट होता क्या है, जैसा कि इसका नाम है फिक्स्ड पोजीशन, मींस ये लेआउट का पोजीशन फिक्स होता है और बाकी सारी चीज़ों को हमें यहाँ लेके आना होता है। तो देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है या इसके एग्जांपल बात करते हैं। इट डील्स विद द लेआउट रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज बल्की प्रोजेक्ट्स सच एज शिप्स एंड बिल्डिंग्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे वर्क होता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम प्रोजेक्ट बताया था। प्रोजेक्ट तो वैसे भी चाहे डैम बिल्डिंग हो, चाहे ब्रिज बिल्डिंग हो, चाहे शिप यार्ड बिल्डिंग हो, शिप बिल्डिंग हो, तो उसका लोकेशन फिक्स होता है। तो एक तरह से वो फिक्स होता है और बाकी सारी चीज़ों को, चाहे वो क्रेन्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे टूल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, मशीन्स हो, वो सब कुछ वहाँ लेके जाना होता है। प्रोसेस लेआउट, इट डील्स विथ लो वॉल्यूम हाई वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि हमारा लो वॉल्यूम और हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन किस पे होता है, जॉब शॉप पे होता है। ये प्रोसेस बेस्ड होता है ना। जो बार्बर है या पेंटर है, इस टाइप के एग्जांपल प्रोसेस बेस्ड होते हैं। फिर देखते हैं प्रोडक्ट लेआउट, ये प्रोडक्ट बेस्ड पे होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, सच अ लेआउट डील्स विथ हाई वॉल्यूम सिंगल प्रोडक्ट प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं इसका एग्जांपल। देयर इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड मशीन्स। तो यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्शन हाई होता है तो यहाँ पे मशीन और ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। फिर अगला है हमारा वेयर हाउस लेआउट। वेयर हाउस लेआउट, क्योंकि अभी जो हमारी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं ये मैक्सिमम जो है वेयर हाउसिंग करती हैं, प्रोडक्ट को स्टोर करती हैं और वहाँ से शिपमेंट करती हैं। तो वेयर हाउस लेआउट भी अभी मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम में हम इंक्लूड कर सकते हैं। इट डील्स विथ शेल्फ स्पेस एंड एम्स टू स्ट्राइक अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड मटेरियल हैंडलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो
शेल्फ्स होते हैं, वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मटेरियल को स्टोर करते हैं और फिर जैसी मार्केट डिमांड होती है उसको फिर से लोड करके और जो भी मार्केटिंग चैनल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिस्पैच करते हैं। फिर है अगला हमारा सर्विस लेआउट, क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अपना एक लेआउट होता है ना, कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट डील्स विथ शेल्फ स्पेस एंड रिस्पॉन्स टू द कस्टमर बिहेवियर। तो कस्टमर फोकस्ड होता है ना सर्विस लेआउट। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जैसे हीरो होंडा सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहाँ का जो लेआउट है ना, कहाँ पे आपकी गाड़ियाँ सर्विसिंग हो रही हैं, कहाँ पे आपका पेमेंट्स हो रही है, कहाँ पे आपका देख सकते हैं वहाँ पे ऑटो पार्ट्स का भी होता है, स्पेयर्स का भी होता है। तो वो और आपके हेल्प के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपके वेटिंग लॉन्च भी होता है, आप वेट कर सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं अगर आप दूर से आए हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती है सर्विस लेआउट पे। जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं, चाहे वो आपका नोकिया का हो, सैमसंग का हो, एमआई का हो, मोबाइल फ़ोन्स को ले सकते हैं, कंपनीज़ को, बीपीएल, सैमसंग, इन कंपनीज़ के भी सर्विस सेंटर्स में अगर आपने विज़िट किया है तो आप समझ सकते हैं सर्विस लेआउट कैसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटेड फैसिलिटी लेआउट। तो हमारा फैसिलिटी लेआउट्स के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, एक अकॉर्डिंग टू मुथर द 6 बेसिक प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू फैसिलिटी लेआउट्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो हमारा जो मैन मटेरियल मशीन है ना, इसमें ओवरऑल इंटीग्रेशन होना चाहिए। फिर अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू दिस द बेस्ट लेआउट इज वन इन विच मैन मटेरियल हैव टू मूव मिनिमम डिस्टेंस, है ना। बेस्ट लेआउट वो होता है जिसमें मिनिमम डिस्टेंस मूव करना पड़े, है ना, ह्यूमन रिसोर्स को और मटेरियल को मिनिमम मूव करना पड़े। अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, डेड वेट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लो का मीनिंग है कि हमारा जो फ्लो है, प्रोडक्शन का जो फ्लो है वो एक ही मतलब पर यूनिट साइकिल टाइम सेम होना चाहिए। हर एक्टिविटी का पहले एक्टिविटी जहाँ पे एंड होती है नेक्स्ट एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। मीन्स हर एक्टिविटी का टाइम फिक्स होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो मीन्स कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, स्मूथली मूव करना चाहिए। एक और है इसमें प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस, है ना। तो क्यूबिक स्पेस में मीन्स हमारा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो भी स्पेस अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, फुली यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी, तो जो हमारा एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, उसको एक सेटिस्फैक्शन फील होना चाहिए उस वर्क इन्वायरमेंट में वर्क करके, है ना। ये भी हमारा एक लेआउट का प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मैक्सिमम ये हमारा जो बैच टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं उनमें होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है कि मिनिमम कॉस्ट में और लीस्ट इनकन्वीनियंस हो और हम अपने चीज़ों को रीअरेंज कर लें प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में और उसमें प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। ये हमारे हैं द एबो प्रिंसिपल्स स्टेट द क्लूज फॉर ऑब्टेनिंग द बेस्ट लेआउट, है ना। ये प्रिंसिपल्स को अगर हम ध्यान में रख के एक लेआउट फाइनल करते हैं तो एक बेस्ट लेआउट हम फाइनल कर सकते हैं अपना वर्क एनवायरनमेंट के लिए। इन फैक्टर्स को कंसिडर करके जो डिसीजन मेकर्स हैं वो बेस्ट लेआउट फाइनल कर सकते हैं अपनी फर्म के लिए। तो हमारे क्या फैक्टर होते हैं प्लांट लेआउट सिलेक्शन के लिए। सबसे पहला फैक्टर है हमारा टाइप ऑफ इंडस्ट्री, हमारा इंडस्ट्री का टाइप कैसा है। तो हमारी ये कुछ कैटेगरीज हैं, एक सिंथेटिक इंडस्ट्री है, एक एनालिटिक इंडस्ट्री है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है और एक कंडीशनिंग इंडस्ट्री है। इनको हमने 4 कैटेगरीज पे क्लासीफाई किया है। तो चलिए देखते हैं हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। सिंथेटिक इंडस्ट्री व्हेन एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट बाय मिक्सिंग 2 और मोर मटेरियल्स, है ना। ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो 2 या 2 से अधिक मटेरियल्स को मिक्स करके प्रोडक्ट बनाती है तो वो हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री कहलाती है। उदाहरण के लिए सीमेंट है,
अगर हम सीमेंट का एग्जांपल लें तो सीमेंट इंडस्ट्री इज सिंथेटिक इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस सीमेंट बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन एंड क्ले। तो ये लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स करके सीमेंट बनाती है। फिर अगली इंडस्ट्री का टाइप है हमारा एनालिटिक इंडस्ट्री, है ना। अगर सीमेंट इंडस्ट्री है तो हमें मिक्सिंग प्लांट बनाना पड़ेगा। एनालिटिक इंडस्ट्री है तो इसमें हमें फंक्शन ऑफ एनालिटिक इंडस्ट्री इज अपोजिट ऑफ सिंथेटिक इंडस्ट्री। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री में मिक्सिंग का था तो यहाँ पे मिक्सिंग का नहीं है, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है। विच प्रोड्यूसेस सेवरल प्रोडक्ट्स ब्रेकिंग मटेरियल्स। ये क्या करता है, प्रोडक्ट्स कई बनाता है, एक ही मटेरियल से उसको ब्रेक करके कई तरह के प्रोडक्ट बनाता है। जैसे उसमें कई क्रूड ऑयल बिलोंग्स टू एनालिटिक इंडस्ट्री। जैसा कि जो क्रूड ऑयल से हमारा एक्सट्रैक्ट करके, है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये हमारी ऐसी इंडस्ट्री एनालिटिक इंडस्ट्री कही जाएंगी। तो अगला है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इन सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग हीट टू द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को गर्म करके बनाया जाता है। जैसे एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट को गर्म करके एल्युमिनियम बनाया जाता है। ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। वेस्ट अलग कर देते हैं और जो हमें चाहिए एल्युमिनियम वो अलग हो जाता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है। फिर है हमारा अगला कंडीशनिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल से हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। जैसे मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक इनटू चेयर्स। जैसे प्लास्टिक की जो बीन्स होती है उससे हम लोग चेयर्स बनाते हैं और अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये हमारी कंडीशनर टाइप की प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। कैसा वॉल्यूम है ना। तो ये भी है, जैसे हमने बैच, मास और सिंगल जॉब या प्रोजेक्ट का एग्जांपल लिया था, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकता है इस पे, है ना। एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है इसका कि हमारा साइज में कैसा है, साइज में आप मैन्युफैक्चर करें। मोस्टली हम लोग बैच प्रोडक्शन में ये बनाते हैं, जैसे अलग अलग साइजेस के शूज़ बनाते हैं, है ना, क्लोथ्स बनाते हैं। किसी की हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग होती है डिफरेंट साइजेस पे, वेट पे होती है। वेट पर यूनिट क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा प्रोडक्ट का। शेप पे होती है, फ्लैट है, कर्व्ड है, कॉम्पैक्ट है, इरेगुलर है ना। शेप कैसा है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इनके अकॉर्डिंग हम प्लांट लेआउट भी चूज़ करते हैं। रिस्क ऑफ डैमेज होता है, जैसे हमारा ग्लास प्रोडक्ट है या एक्सप्लोसिव है या कॉन्टेमिनेबल है या टॉक्सिक है या कोरोसिन है, तो जो भी आपका रिस्क फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन भी अलग होगा, है ना। तो अगला है कंडीशन, अनस्टेबल है, स्टिकी है, डर्टी है ना। एडहेसिव वगैरह के लिए यहाँ पे पाउडरी है, हॉट है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जो हमारे प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं। जैसे रेगुलरिटी है कि कितने इंटरवल पे चाहिए, रेगुलर चाहिए। अर्जेंसी है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो जो गवर्नमेंट को है वेंटिलेटर्स की अर्जेंसी है, तो उस अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं मेडिसिन्स या वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर करने होंगे। सीजनल कंडीशंस है ना, जो सीजनल या ओकेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में अगर हम होली लें तो होली के लिए होली इक्विपमेंट्स जो भी बनते हैं, गन्स वगैरह बनती हैं, बच्चों के टॉयज़ बनते हैं, है ना, कलर्स बनते हैं। तो ये ओकेशनली हो गया। सीजनल हो गया कि रेनी सीज़न है तो अम्ब्रेलास का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है ना। सीज़न वाइज विंटर सीज़न है तो आप जो वुलन क्लोथ्स वगैरह हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। तो ये हो सकता है ना। स्पेशल कंट्रोल है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है, इन प्लांट स्टैंडर्ड है, ऑपरेटिंग पॉलिसी है कि किसी मेडिसिन को कितनी मात्रा में बनाया जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं मैन्युफैक्चर किया जा सकता, है ना। इन प्लांट स्टैंडर्ड्स है, जो प्लांट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ना जैसे रेडियो एक्टिव अगर यूज़ हो रहा है तो एक प्लांट का अपना स्टैंडर्ड होता है। ऑपरेटिंग पॉलिसी आप जो भी ISO है या 6 सिग्मा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं
है ना। टाइप्स ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी क्योंकि हमारा ई कॉमर्स और ये चीज़ें चल रही हैं, है ना, लॉजिस्टिक्स वगैरह बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, तो हमारा ये भी आ जाता है कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट एंड पर्सनल मीन्स यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया। केयर शुड बी टेकन फॉर मटेरियल हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, है ना, फ्रेजाइल आइटम है, पोरेसिक है, टॉक्सिक है, इनके लिए अकॉर्डिंग जो है ये हमारा मटेरियल हैंडलिंग होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ स्टोर रूम, टूल रूम एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लेआउट, जिसको हम प्लांट लेआउट पार्ट 2 पे कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फीडबैक्स और क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। थैंक यू।